वे लिखना भी जानते थे। उनकी भाषा और साहित्य काफ़ी उन्नत दशा में थे और बाद को आर्यों की भाषा पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उनका धर्म भी आदिम अवस्था में नहीं था। वे देवताओं की पूजा करते थे। उनके कुछ देवताओं को पीछे आर्यों ने भी स्वीकार कर लिया था। जब वे लोग देश भर में फैल गए तब उन्हें दक्षिण के आदिम निवासियों के साथ भी मेल करना पड़ा। उनके साथ उन्होंने विवाह आदि करना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार दोनों खूब हिल मिल गए। सूर्य की तेज गर्मी से धीरे धीरे उनका रंग भी काला पड़ गया। आर्यों की भांति वे अपने मुर्दों को जलाते नहीं थे, बल्कि ताबूत में रखकर ज़मीन में गाड़ देते थे। इस प्रथा को वे शायद अपने साथ अपनी जन्मभूमि से लाए थे। जब तक उन्होंने आर्यों के धर्म को स्वीकार नहीं किया तब तक उस प्रथा को जारी रखा। द्रविड़ लोगों ने यहाँ के आदिम निवासियों पर अपनी भाषा, धर्म तथा रहन सहन की प्रभुता स्थापित कर दी। उत्तरी भारत के द्रविड़ लोग जो भाषा बोलते थे वो मध्य बलूचिस्तान की आधुनिक भाषा ब्राह्मी से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। मध्य भारत के द्रविड़ लोग एक ऐसी भाषा बोलते थे जो आधुनिक तेलुगु से मिलती थी। दक्षिण की प्रचलित भाषाएं तमिल, कन्नड़ी तथा मलयालम सब द्रविड़ भाषा की शाखाएं हैं। द्रविड़ लोगों की सभ्यता का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि आदिम निवासियों ने अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया और हर प्रकार से अपने विजेताओं के रीति रिवाज तथा रहन सहन को अपना लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि आज ऐसे लोग द्रविड़ भाषाओं को बोल रहे हैं जो उस जाति के नहीं हैं। लौह काल। इसके बाद एक दूसरी जाति के लोग पामीर पर्वत की ओर से आए। ये लोग लोहे के औजारों को इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र में फैल गए और मध्य प्रदेश के जंगलों में होकर बंगाल की ओर बढ़ गए। उनकी विजय थोड़े ही दिन की थी और उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। मेसोपोटामिया से सुमेर जाति के लोगों को सेमाइट जाति के लोगों ने निकाल दिया और इस प्रकार वहाँ द्रविड़ सभ्यता का अंत हो गया। परंतु भारत में द्रविड़ों ने अपने विजेताओं का सामना किया और बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के समय तक अपनी सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा की। जब सिंध प्रदेश के लारकाना ज़िले में मोहनजोदाड़ो नामक स्थान पर खुदाई हुई और उसमें बहुत सी चीज़ें मिलीं, इस खुदाई में जो कुछ मिला उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि सिंधु नदी की घाटी में जो अनार्य लोग बसे थे उनकी सभ्यता उच्च कोटि की थी। जिस स्थान पर यह खुदाई हुई वहाँ पर किसी समय एक विशाल नगर आबाद था। बड़े बड़े सुंदर मकानों, सार्वजनिक स्थानों, नालियों तथा स्नान घरों के खंडहर वहाँ पर पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ मिली। मनुष्यों और देवताओं की मूर्तियाँ, सोने तथा अन्य धातुओं के गहने, दैनिक व्यवहार के बहुत से सामान और औजार खुदाई में निकले हैं। इन चीज़ों को देखने से मालूम होता है कि वहाँ के लोग धातुओं और खनिज पदार्थों का उपयोग करना जानते थे, सुंदर मकान बनाते थे, ऊनी और सूती कपड़े तैयार करते थे तथा पशुओं का पालन करते थे। मालूम होता है कि उस समय सिंधु नदी की घाटी में अच्छी नस्ल के पशु अधिकता से होते थे। मोहरों पर इन पशुओं के जो सजीव चित्र खुदे हुए हैं उनसे ये बात प्रमाणित होती है। लोगों का पहनावा बहुत सादा था। उच्च श्रेणी के पुरुष 2 कपड़े पहनते थे। ऊपर एक शॉल या दुपट्टा रहता था जो कि दाहिने कंधे के नीचे से होता हुआ बाएं कंधे और भुजाओं के ऊपर पड़ा रहता था। दूसरा वस्त्र कमर में पहनने के लिए होता था। पुरुष छोटी छोटी दाढ़ियाँ और गुलगुच्छियाँ रखते थे और कभी कभी मूँछों को मुड़ा भी डालते थे। छोटी श्रेणी के पुरुष नंगे रहते थे और स्त्रियाँ केवल एक धोती पहनती थीं। गहने सब श्रेणियों के लोग पहनते थे। अंगूठी, हार तथा कान में बालियाँ स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। हाथ में कंकण, पैर में कड़े तथा कमर में करधनी केवल स्त्रियां ही पहनती थीं। वे वृक्ष, दुर्गा तथा शिवलिंग की पूजा करते थे। मोहरों में खुदे हुए चित्रों से प्रतीत होता है कि वे पशुओं की भी पूजा करते थे। स्नान एक धार्मिक कृत्य समझा जाता था। स्नानघरों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जाता था। वे लिखना भी जानते थे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा दोनों स्थानों पर बहुत सी ऐसी मोहरें पाई गई हैं जिन पर कुछ लेख भी मिलते हैं। ये लेख प्राचीन मिस्र के लेखों से मिलते जुलते हैं। ये ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता कि सिंधु नदी की तलहटी में रहने वाले लोग अपने मुर्दों को क्या करते थे। वे इस विश्व में किसी खास रिवाज को नहीं मानते थे। संभव है कि उनके वहाँ मुर्दों को गाड़ने तथा जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित रही हों। इस प्रकार की सभ्यता को जन्म देने वाले ये लोग द्रविड़ थे अथवा नहीं, ये भी एक विवादग्रस्त विषय है। इतना निश्चय है कि बेबीलोनिया के सुमेरियन लोगों के साथ इसका संबंध था।